हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 8, जिसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हमारा होगा बिल्कुल आखिरी पार्ट, यानी पार्ट नंबर 4। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों आज का पार्ट शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है डिबेंचर्स। अब सर ये बता दो कि डिबेंचर होता क्या है। तो बच्चों कई बार क्या होता है, कंपनी सोचती है कि मैं ना आम जनता को शेयर्स ना इशू करूं, मैं उल्टा आम जनता से ना कर्जा यानी लोन उठाना चाहती हूं। यानी कंपनी सोच रही है कि मैं ना आम जनता से पैसे तो ले लूं, पर बदले में ओनरशिप ना दूं। बदले में मैं ये चाहती हूं कि वो मेरे को ना लोन की तरह रुपए दे दे। ठीक है, तो ऐसे केस में बच्चों कंपनीज क्या इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। तो अगर डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर में फर्क करें तो इक्विटी शेयर भी पब्लिक को जाता है, डिबेंचर भी पब्लिक को ही जाता है। पर फर्क क्या होता है, इक्विटी शेयर में कंपनी को ओनरशिप देनी पड़ती है, यानी आम जनता को मालिक बनाना पड़ता है कंपनी में। वहीं पर डिबेंचर्स की अगर अपन बात करें, डिबेंचर्स में मालिक नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ कंपनी कहती है कि प्लीज हमें कर्जे पे थोड़े पैसे दे दो, आप बदले में हमसे ब्याज लेते रहना। बात समझ में आ गई? तो इसको बोला जाता है डिबेंचर। तो बच्चों डिबेंचर को रीड कर रहे हैं। डिबेंचर आर की इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल, यानी कंपनी को जब काफी लंबे टाइम के लिए पैसा उठाना है तब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। जनरली शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकती है कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ज्यादातर देखा गया कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अ डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट अ कंपनी हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट एंड प्रॉमिस्ड टू रीपे इन द फ्यूचर डेट। यानी कंपनी ये कहती है कि हाँ, हम मानते हैं कि हमने आपसे पैसा लिया और हम आपको धीरे धीरे पैसा लौटा देंगे। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है आम जनता के साथ। आगे बोल रहे हैं इट कैरीज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेबल एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यानी इस पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। से फॉर एग्जांपल मान लो 12% का इंटरेस्ट या फिर 15% का इंटरेस्ट, ऐसे उनका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है जो कि रेगुलरली पे किया जाता है। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मान लो कंपनी ने 20% इंटरेस्ट पे डिबेंचर इशू किया, तो पता है बच्चों इसको लिखते कैसे हैं? हम ऐसे लिखते हैं 20% डिबेंचर्स। ठीक है, अब जैसे अपन आदमियों के या फीमेल्स के नाम के आगे लगाता है ना मिस्टर, मिसेज, मिस, इसी तरीके से डिबेंचर्स के आगे ऐसा उनका इंटरेस्ट रेट लगता है, हमेशा लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 15% के इंटरेस्ट पे डिबेंचर इशू किया, तो उसका नाम पता है कैसे लिखा जाएगा? 15% डिबेंचर्स। ठीक है, तो एक तरीके से ये डिबेंचर्स का मिस्टर, मिसेज होता है। आगे भी बोल रहा है डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स एंड नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी। यानी डिबेंचर का भी जो होल्डर होता है तो वो एक तरीके से कर्जदार यानी क्रेडिटर होता है कंपनी का, मालिक तो होता ही नहीं। ये तो हम बात कर चुके हैं। आगे बोला है क्रेडिट रेटिंग बाय एजेंसीज लाइक क्रिसिल इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यानी अगर कभी किसी कंपनी को डिबेंचर इशू करने हैं ना, तो आपको एक क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है, जिसको बोला जाता है क्रिसिल। क्रिसिल की क्रेडिट रेटिंग लेने के बाद आप ना डिबेंचर इशू कर सकते हो। सर ये बताओ कि क्रिसिल की रेटिंग लेने की जरूरत क्या है? बच्चों रेटिंग इसलिए लेनी पड़ती है कि अगर ये रेटिंग एजेंसी बीच में नहीं हुई ना, तो लोगों का पैसा खा जाएंगी कंपनियां। आपको क्या पता कि कंपनी वाजिब है, जेन्युइन है कि नहीं है, और आपने दे दिए पैसे। अब जब आपने पैसे दे दिए, कंपनी क्या पता भाग जाए। तो ऐसे केस में क्रिसिल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग हो जाती है, उसके बाद ही आप डिबेंचर इशू करो। ठीक है, ताकि फ्रॉड कम हो जाए। आगे बच्चों हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स कितने तरीके के होते हैं। तो बच्चों हमारे पास डिबेंचर 5 तरीके के होते हैं, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग फीचर्स के हिसाब से डिबेंचर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। इसमें फर्क यह है कि अगर डिबेंचर अपने अगेंस्ट में कुछ गिरवी रखवा रहा है तो उसको बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर। पर अगर बिना कुछ भी चीज गिरवी रखवाए आपने डिबेंचर इशू कर दिए तो उसको बोला जाता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई सी कंपनी कह रही है कि आप प्लीज पब्लिक, हे जनता, हमें पैसे दे दो, बदले में हमारी मशीन तुम गिरवी रख लो, तो ये कौन सा डिबेंचर है? ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स हुए, क्योंकि इसके बदले में कुछ गिरवी रखा हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर अपन बात करें अनसिक्योर्ड की, अनसिक्योर्ड में कंपनी कहती है हे जनता, हमें पैसे दे दो, बदले में कुछ भी गिरवी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। आगे बोला जा रहा है रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर के अंदर क्या होता है बच्चों, कंपनी ने एक रजिस्टर बना दी है अपने पास। मेरे पास अभी रजिस्टर है नहीं, वरना मैं तुम्हें रजिस्टर दिखाता, रजिस्टर कैसा दिखता है। व्हाट अ जोक। सुनो, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या होता है, कंपनी एक रजिस्टर बनाती है, रजिस्टर में ना नाम लिखती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ भी नंदू 10,000 रुपए आए डिबेंचर के, हाँ भी केशव 10,000 रुपए आए डिबेंचर के, हाँ भी अमीषा 20,000 रुपए आए डिबेंचर के। तो यानी कंपनी अपने रजिस्टर बनाती है, उसको क्या बोला जाता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर। कंपनी के पास रजिस्टर में नाम लिख गया। तो वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है, कंपनी ना नाम नहीं रखती रजिस्टर में, सीधा ना डिबेंचर बांटती रहती है। तो इसका मतलब यह, इसको बोला जाता है बियरर डिबेंचर। यानी इसके अंदर कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कंपनी तो सिर्फ यह बोला कि हाँ भी पेज नंबर 1 डिबेंचर, हाँ भी ले जाओ, हाँ भी पेज नंबर 2 डिबेंचर, हाँ भी ले जाओ, किसका नाम नहीं होता। आगे बोल रहे हैं कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो बच्चों जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं ना, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स
क्या होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ना इक्विटी शेयर में बदल जाते हैं। यानी आज तो डिबेंचर है, 10 साल बाद कंपनी कहती है आप इक्विटी शेयर ले लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बच्चों कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिसके बदले में इक्विटी शेयर मिल जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ अपन बात करें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसके अंदर कंपनी कहती है एक बार डिबेंचर दे दिए ना तो बस डिबेंचर में खुश रहो, इक्विटी शेयर की तरफ नजर भी मत उठा के देखो, हम इक्विटी शेयर नहीं देंगे। तो कहने का मतलब वो डिबेंचर पूरी जिंदगी डिबेंचर ही रहता है, ठीक है। आगे बच्चों बोल रहे हैं फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर ये बच्चों प्रायोरिटी के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पे। तो कहने का मतलब कि अगर मान लो कंपनी दिवालिया होगी, कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कह रही है चश्मा ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, फोन ले जाओ, सारा एसेट बेचने में लगी हुई है, बदले में पैसे कलेक्ट करके वो अपने क्रेडिटर्स को पैसा देना चाह रही है। इस प्रोसेस को बोला जाता है कि कंपनी दिवालिया होगी या वाइंड अप हो गई, ठीक है। तो वापस से रिपीट कर देता हूं, वाइंड अप का मतलब जो मैं बार बार क्लासेस में बोलता हूं उसका मतलब क्या है, कंपनी कहती है हमारे एसेट ले लो, जनता को बेचती है, किसी को भी, ठीक है, बदले में पैसा लेती है, और पैसा किसको देती है, ये जो कंपनी के कर्जदार हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, उनको ये पैसा देती है, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, जो फर्स्ट और सेकंड डिबेंचर है इसका मतलब ये है प्रायोरिटी। जिस भी डिबेंचर होल्डर के आगे लिखा होगा ना ही इज फर्स्ट प्रायोरिटी डिबेंचर होल्डर, तो सबसे पहले पेमेंट इनको करी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में पैसा बचेगा तो उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी डिबेंचर के पास पैसे जाते हैं। तो कहने का मतलब दीज सेकंड डिबेंचर्स एट हाई रिस्क, इनके पास रिस्क ज्यादा होता है। पर सर इसको फायदा क्या होता है बच्चों, इसको फायदा होता है कि इनके पास इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, जनरली थोड़ा ज्यादा मिलता है। वहीं पे अगर अपन फर्स्ट डिबेंचर की बात करें तो इनका रिस्क जो होता है ना बच्चों, रिस्क तो कम है, पर इनका जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होता है, ठीक है। आगे बच्चों जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर में कंपनी कहती है ब्याज नहीं देंगे हम। तो सर आप ये चीज बताओ, कोई भी बंदा कंपनी को पैसे क्यों देगा, उसका रीजन समझो। कंपनी कहती है आज मुझे 90 रुपए दे दो, मैं आपको बदले में 100 रुपए वापस करूंगी। तो होता क्या है, इसमें ब्याज नहीं दिया जाता, ये जो बीच का गैप है ना 10 रुपए, ये अर्निंग हो जाती है। बात समझ गए। तो इसमें कुछ भी ब्याज नहीं है, जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसकी अर्निंग होती है। तो बच्चों ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अब हम डिबेंचर के कुछ फायदे कर लेते हैं, उसके बाद में हम डिबेंचर की लिमिटेशंस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला फायदा है कि ये ना फिक्स्ड इनकम देके जाता है इन्वेस्टर को। फिक्स्ड इनकम कैसे देके जाता है, जैसे मैंने आपको बोला कि 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर का मतलब ये 12% तो ब्याज देंगे ही ना, तो 12% है तो फिक्स्ड इनकम होगी सामने वाले के लिए, ठीक है। आगे बोल रहे हैं नो प्रॉफिट शेयरिंग। ये कंपनी के लिए फायदा है, ओनर के लिए फायदा है। ओनर कहता है ब्याज ही देंगे सिर्फ डिबेंचर होल्डर को, प्रॉफिट हमारा रहेगा। तो कहने का मतलब कंपनी के जो ओनर है उनको यह फायदा होता है कि प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देना पड़ता, सिर्फ ब्याज देंगे हम, ठीक है। आगे बोल रहे सूटेबल फॉर स्टेबल बिजनेस। ये तो बात सही है, जिस भी बिजनेस की स्टेबिलिटी से इनकम आ रही है वो ये फायदा उठा सकते हैं डिबेंचर का। क्योंकि आप सोच के देखो, किसी टाइम तो बिजनेस, मान लो छोटा बिजनेस के एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए। अगर मैं करोड़ों में बात करूंगा क्या पता तुम्हें समझ ना आए तो बात कर हजारों में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैंने कहा कि मान लो किसी टाइम तो बिजनेस की अर्निंग होती है 10 रुपीज, किसी टाइम बिजनेस की अर्निंग होती है 10,000 रुपीज, किसी टाइम 0, किसी टाइम 500 रुपीज। तो ऐसे केस में क्या है, कंपनी को खुद को नहीं पता कि हम 100 रुपया भी अपना इंटरेस्ट का निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत है ना। तो इस फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है, कंपनी को डर लगता है लोन उठाने से। पर ऐसे बिजनेस जिनकी स्टेबल अर्निंग है कि हाँ भी 10,000 पहले साल, 11,000 दूसरे साल, तीसरे साल 12,000, उसके बाद में 10,000, तो ऐसा मतलब स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं, हाँ भी कि हम 10,000 तो कमा ही रहे हैं। ऐसे जो बिजनेस होते हैं ना वो लोन का फायदा उठा पाते हैं। आगे नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि मालिकों को अपना हक नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब मैं तुमसे सवाल पूछूं कि हक यानी ओनरशिप किस में देनी पड़ती है, ओनरशिप बच्चों देनी पड़ती है इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। पर डिबेंचर के अंदर क्योंकि ये लोन है तो ओनर कहता है कि हम आपको ओनरशिप नहीं देंगे, आप हमारी सिर्फ क्रेडिटर हो। आगे टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स का बेनिफिट क्यों मिलता है, क्योंकि जो बच्चों जो डिबेंचर पे हम इंटरेस्ट देते हैं ना, इसको इनकम टैक्स कहता है कि इसको आप एक्सपेंस क्लेम कर लो। यानी एक तरीके से आप आसान शब्दों में समझो, जो भी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट के कारण क्या होता है, टैक्स कम हो जाता है। बस अभी इतना समझो, बाकी आप जब टैक्स की कैलकुलेशंस करने जाओगे हायर क्लासेस में ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा मैंने क्यों बोला। अभी सिर्फ इतना रखो, जो खर्चे होते हैं ना बच्चों, जितने ज्यादा खर्चे होते हैं ना उतना ही कम टैक्स देना पड़ता है, सिंपल सी बात है। अब क्योंकि इंटरेस्ट एक खर्चा है तो टैक्स कम देना पड़ता है। आगे बोले डिबेंचर्स की लिमिटेशंस यानी कमियां। सबसे पहली लिमिटेशन है फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन। फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन का मतलब टेंशन हो जाती है कई बार कि भाई साहब ये 12% का इंटरेस्ट मैं दूंगा कैसे, होती है भाई साहब, टेंशन होती है। आगे पॉइंट नंबर सेकंड में कह रहे हैं रिडम्पशन ऑब्लिगेशन। रिडम्पशन ऑब्लिगेशन का मतलब जो सी तारीख आपने लिख के दे दी ना सामने वाले को कि मैं इस तारीख को पेमेंट करूंगा, उस तारीख को पेमेंट करनी पड़ती है, फिर फंसी हो जाती है आपकी,
ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है लिमिटेड बोरिंग कैपेसिटी। लिमिटेड बोरिंग कैपेसिटी का मतलब आप बहुत ज्यादा अमाउंट डिबेंचर से नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि मान लो मैंने पहली बार डिबेंचर से पैसा उठा लिया 10 करोड़, मैंने एक और बार 50 करोड़ उठा लिया, अब तीसरी बार जब मैं बच्चों मार्केट में जाऊंगा ना, लोग डर जाएंगे, लोगों को लगेगा कि भाई साहब पिछले वाले 60 करोड़ तो आपसे दिए नहीं गए हैं, आप और पैसा उठाने हमारे पास और आ रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है, कैपेसिटी की कैप हो जाता है, कितना लोन उठाऊं मैं, सामने वाला देना ही नहीं चाहेगा कुछ टाइम बाद। ठीक है जी। आगे बच्चों हमारे एक नया टॉपिक है कमर्शियल बैंक से पैसा उठाना है। कमर्शियल बैंक से आप सोर्सेज ऑफ फंड कैसे उठा सकते हो? तो इसमें ये तो बड़ा आसान है, तो आप जानते हो, बैंक के पास जाओ, बैंक से आप लोन लो, सिंपल सी बात है। इसमें ये कह रहे हैं कमर्शियल बैंक्स आर वाइटल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस, यानी कमर्शियल बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस का, ऑफरिंग फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस एंड टाइम ड्यूरेशंस। अलग अलग कामों के लिए कमर्शियल बैंक पैसा देते हैं। फॉर एग्जांपल कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और लेटर ऑफ क्रेडिट, एग्जांपल्स हैं कमर्शियल बैंक से लोन के। आगे बोला है द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बोरोवर एंड प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। इसका मतलब यह है कि किस ब्याज पर, यानी किस इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलेगा, ये दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली तो कि हमारा स्टेटस क्या है, क्या बैंक को लगता है कि हम पैसे वापस दे पाएंगे। ठीक है, तो यानी जो भी कंपनी या फिर हम जो भी पैसा उठाना चाह रहा है बैंक से, सबसे पहले बैंक उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखता है, यानी एक तरीके से देखता है कि वो पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं। और जो दूसरा है, दूसरे में क्या होता है कि ना आरबीआई बच्चों कई बार क्या करता है, अपना इंटरेस्ट रेट कैप करता है। आरबीआई बताता है कि किस इंटरेस्ट रेट पे लोन देना है आगे। तो इससे क्या होता है, पूरी इकोनॉमी के अंदर एक ना इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो आईसीआईसीआई बैंक भी 12% पे दे रहा है, उसके बाद में एक्सिस बैंक भी 12% पे दे रहा है, मान लो एचडीएफसी बैंक 11.5% पे दे रहा है, एग्जांपल लिया अपन ने। तो जो भी इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में चल रहा होता है उसी इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिल जाता है। आगे बोला रीपेमेंट कैन बी मेड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। तो यानी ये सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है बच्चों इसका। इसमें क्या होता है, बैंक कहता है कि अगर आपको जल्दी भी पैसे वापस देने हुए ना, दे देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी कि बैंक एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है पेमेंट में। जिस टाइम आप, जैसे आपने देखा होगा, आपको कोई जानकार ने मान लो गाड़ी पे लोन लिया 5 साल का, तो कई के बार क्या होता है, वो बोलते हैं ना चौड़े बन के, कॉलर ऊपर करके कि भाई साहब 1 साल पहले ही हमने तो पेमेंट पूरी कर दी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बैंक आपको ये पावर देता है कि आपके पास कभी ज्यादा पैसे आ जाए ना, तो टेंशन मत लो, आपने हमें पैसे पहले से ही लौटा देना, टाइम से पहले लौटा देना, आपका ब्याज नहीं लगेगा उस टाइम का। तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है कंपनी को। आगे बच्चों इसके क्या मेरिट्स क्या होते हैं? इसके सबसे पहला मेरिट होता है टाइमली अवेलेबिलिटी, यानी बहुत ही स्मूथली आपको टाइम से पैसा मिल जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहे हैं बिजनेस कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है, यानी अगर मान लो कि मैंने ना अपने बैलेंस शीट, अपने P&L बैंक में जमा कराए, अब ना कहीं मेरे को भरोसा होता है कि ये ना बाहर किसी आदमी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि बैंक कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार आदमी होता है। ठीक है, तो मैंने जो भी प्लान बनाया वो एक जिम्मेदार आदमी यानी आईसीआईसीआई बैंक को दिया या एसबीआई बैंक को दिया, तो कहीं ना कहीं भरोसा है कि मेरी चीजें ना बाहर लीक नहीं होंगी। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहे हैं फ्यूअर फॉर्मेलिटीज। फ्यूअर फॉर्मेलिटीज का मतलब कि इक्विटी शेयर और डिबेंचर, इन दोनों के से कंपेयर करें ना, तो बैंक से लोन लेना थोड़ा आसान पड़ता है। क्योंकि बच्चों इसमें आप क्या करते हो, इसमें पब्लिक से पैसा उठाते हो और पब्लिक आपकी जान खा जाती है। इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती है ना कि 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं कई बार। तो पर बैंक के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, बैंक बड़ा आसान से, उसके साथ आसानी से आप डील कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जल्दी पैसा वापस करना है बैंक को, जल्दी पैसा वापस कर दो, थोड़े से एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट कर लो, यानी फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आगे बच्चों इसकी कुछ कमियां भी होती है, यानी लिमिटेशंस भी होती है। सबसे पहली लिमिटेशन होती है कि आप ना जितने टाइम के लिए पैसा उठा रहे हो उससे ज्यादा टाइम ले नहीं सकते। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मान लो मैंने बोला कि मैं 2026 में पैसा वापस कर दूंगा बैंक तेरा, और अगर मान लो मेरे से पैसा वापस नहीं हो पा रहा, मैंने बोला 6 महीने को एक्सटेंशन दे दो, वो कहेंगे नहीं, एक्सटेंशन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड कह रहे हैं स्ट्रिंजेंट असेसमेंट। स्ट्रिंजेंट असेसमेंट का मतलब ये है कि बैंक ना पूरी खाल उधेड़ देता है जब मेरे को बैंक लोन देगा उससे पहले। आप ना किसी बंदे से पूछ के देखना, अगर उसको घर के लिए भी लोन चाहिए ना, कितने मत्थापच्ची हो जाती है इसमें। रीजन है, बैंक कभी कहता है ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, अब हमारा एक बंदा जाके पूरी आपकी प्रॉपर्टी देख के आएगा, अब ये करके आएगा, फलाना करके आएगा, धींगड़ा करके आएगा। कहने का मतलब लोन लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बैंक एक एक फॉर्मेलिटी पूरी करता है। तो पॉइंट नंबर थर्ड कह रहे हैं टफ लोन कंडीशंस। टफ लोन कंडीशंस का मतलब कई बार क्या होता है, गिरवी रखवा लेता है बैंक एसेट। बैंक कहता है ये पूरी की पूरी जो मशीनरी है ना, गिरवी रख दो। अगर मान लो कुछ पेमेंट में ऊपर नीचे हो गया, तो हमारी मशीन भी हम यूज नहीं कर पाएंगे और ना बैंक हमें कुछ पैसा देगा, तो फंस जाते हैं कई बार बैंक ऐसी कंडीशन लगा देता है लोन देते वक्त कि भाई साहब पूछो मत। तो कहने का मतलब कंडीशंस बहुत टफ हो जाती है कई बार। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका सिर्फ एक आखिरी पार्ट बचेगा, पार्ट नंबर 5। मेरे को पता है कि चैप्टर बड़ा है,
पर प्लीज बियर विद में, ढंग से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यही आपके क्लास 12th के अंदर एक बहुत बड़ा भयंकर सा चैप्टर बन के आएगा, तो इसको यहीं से अच्छे से करके जाना। तो मिलते हैं इसके आखिरी पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो नीचे मैसेज या कमेंट कर देना।